पृष्ठीय रसायन के अंदर अपने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए। पहला टॉपिक था हमारे पास अधिशोषण और दूसरा टॉपिक था हमारे पास उत्प्रेरण। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास तीसरा और अंतिम टॉपिक इस चैप्टर का है, वो है कोलॉइड्स। कोलॉइड्स क्या चीज है, इसको समझने के लिए हमारे पास एक वैज्ञानिक हुए, उनका नाम था थॉमस ग्राहम। ठीक है, तो थॉमस ग्राहम एक प्रयोग कर रहे थे। प्रयोग में इन्होंने क्या लिया, एक जंतव झिल्ली का प्रयोग किया इन्होंने, जंतव झिल्ली। और इन्होंने ये जंतव झिल्ली, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक बीकर लगा रखा है, इस बीकर के ऊपर हमने एक फनल लगा रखी है और इस फनल के ऊपर उन्होंने जंतव झिल्ली को बांध रखा है। ठीक है, तो इस जंतव झिल्ली से ये अलग अलग प्रकार के विलयन ले रखे थे। ठीक है, उन विलयनों में इन्होंने देखा कि कुछ विलयन ऐसे थे जो इस जंतव झिल्ली से विसरित हो गए। ठीक है, लेकिन कुछ विलयन ऐसे थे जो इस जंतव झिल्ली से विसरित नहीं हुए। ठीक है, तो इनके आधार पर इन्होंने वो जो मिश्रण था या जो पदार्थ था, उनको इन्होंने दो भागों में बांटा गया। ठीक है, तो वो कौन कौन से, जैसे अपने पास यहाँ पर उदाहरण है कि हमारे पास जैसे गोंद है, ठीक है, जिलेटिन है, एक तो इनका विलयन लिया जाए। दूसरा हमारे पास जैसे शर्करा का जलीय विलयन ले लिया हमने, या हमने नमक का जलीय विलयन ले लिया। तो अपने देखा जाए कि गोंद और जो जिलेटिन के जो मिश्रण है, ठीक है, उनको जब इस जंतव झिल्ली में से विसरित किया जाए तो गोंद और जिलेटिन जंतव झिल्ली में से विसरित नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि हमारे पास जो शर्करा का जो जलीय विलयन है या जो नमक का जलीय विलयन है, ये इस जंतव झिल्ली से क्या हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं। तो इस विसरण की प्रक्रिया के आधार पर इन्होंने यहाँ पर पदार्थों की दो श्रेणियां बनाई गई। वो दो श्रेणियां इन्होंने कौन कौन सी बनाई, जिसको अपने कहते हैं कि पहली जो श्रेणी थी इन्होंने जो बनाई, वो श्रेणी थी हमारे पास कोलाइड। ठीक है, और दूसरी श्रेणी थी हमारे पास क्रिस्टलॉइड। तो ये जो दो नाम दिए गए थे, वो दो श्रेणियां किन्होंने बनाई थी, थॉमस ग्राहम ने बनाई थी। ठीक है, कोलॉइड्स किसको कहा इन्होंने, कोलॉइड्स उस चीज को कहा कि जो जंतव झिल्ली से विसरित नहीं होते। ठीक है, जो विलयन क्या होंगे, जंतव झिल्ली से विसरित नहीं होंगे, उन्हें इन्होंने क्या नाम दिया, कोलाइड नाम दिया। और जो जंतव झिल्ली से विसरित हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्रिस्टलॉइड नाम दिया। जैसे हमने बात किया कि जो शर्करा का जलीय विलयन या जो नमक का जलीय विलयन है, वो किस कैटेगरी में आते हैं, क्रिस्टलॉइड की कैटेगरी में से आते हैं, क्योंकि ये जंतव झिल्ली से क्या हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं। जबकि गोंद और जिलेटिन किस कैटेगरी में आएंगे, कोलॉइड्स की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि ये जंतव झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोलॉइड्स जो शब्द हमारे पास जो मिला है, वो कोलॉइड्स एक ग्रीक शब्द है। कौन सा है ग्रीक शब्द, कोला। ठीक है, इस कोला शब्द से जो हमारे पास मिलकर बना है कौन सा, कोलॉइड शब्द। ठीक है, तो ये जो ग्रीक शब्द है, इसका जो अर्थ देखें तो हमारे पास होता है गोंद। ठीक है, तो गोंद के समान जो पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कोलॉइड्स कहा जाता है। लेकिन बाद में जो प्रयोग किए गए, उनके प्रयोगों में यह देखा गया कि हमेशा ही जो नमक है वो नमक क्रिस्टलॉइड नहीं रहता है। ठीक है, वो किस पर निर्भर करता है कि इस नमक को किस चीज में घोला गया, मतलब इसका विलायक क्या है, उस विलायक के ऊपर इसके गुण निर्भर करते हैं। जैसे अपने कहा गया, इस नमक को अपने किस में घोला गया, जल में घोला गया। तो जो नमक को जल में घोला जाता है, तो नमक का जो जलीय विलयन है वो किसकी भांति व्यवहार करता है, क्रिस्टलॉइड की भांति व्यवहार करता है, अर्थात ये जंतव झिल्ली से क्या हो जाता है, विसरित हो जाता है। लेकिन इसी नमक को अगर अपने किस में घोलें, बेंजीन में घोला जाए, ठीक है, इसी नमक को किस में घोल दिया जाए, बेंजीन में घोल दिया जाए, तो यहाँ पर जो नमक का व्यवहार है वो परिवर्तित हो जाएगा। वो किसकी भांति व्यवहार करना शुरू कर देगा, क्रिस्टलॉइड की भांति व्यवहार करना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, इसके अलावा अपने और उदाहरण भी यहाँ पर ले सकते हैं।
ठीक है, तो उपयुक्त उदाहरणों से अपने यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि जो नमक का जो जल में विलयन है वो किस प्रकृति का है, क्रिस्टलॉइड प्रकृति का है। नमक का बेंजीन में जो विलयन है उसकी प्रकृति कैसे हो जाती है, कोलाइडी प्रकृति का हो जाता है। इसी तरह से हमने यहाँ पर दूसरा उदाहरण दिया कि जब साबुन का जलीय विलयन बनाया जाता है तो साबुन का जलीय विलयन किस प्रकृति का होता है, कोलाइडी प्रकृति का होता है। और इसी साबुन का अल्कोहल में जो विलयन अगर बनाया जाए तो साबुन का जो अल्कोहल में जो विलयन होता है वो किस प्रकृति का होता है, क्रिस्टलॉइड प्रकृति का हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि कोलॉइड्स कोई पदार्थ का नाम नहीं है, ठीक है, कोलाइड कोई पर्टिकुलर पदार्थ नहीं है कि अपने कहते हैं कि नमक एक कोलाइड्स है। तो होता क्या है कोलाइड, कोलाइड किसी पदार्थ न होकर पदार्थ की एक प्रवस्था को क्या कहा जाता है, कोलाइड कहा जाता है। ठीक है, ये एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि कोलाइड एक पदार्थ न होकर पदार्थ की एक प्रवस्था है, इसे एक उपयुक्त उदाहरण के आधार पर समझाइए। तो अपने यहाँ पर एक दो उदाहरण ले रखे हैं, इन उदाहरणों के आधार पर समझा जा सकता है कि कोलाइड किसी पदार्थ को नहीं कहा जा सकता, पर्टिकुलर पदार्थ कभी भी कोलाइड नहीं होता, पदार्थ की क्या होती है, एक प्रवस्था को ही क्या कहा जाता है, कोलाइड कहा जाता है। ये किस चीज पर निर्भर करती है, ये उस पदार्थ के आकार पर निर्भर करती है कि उस पदार्थ का आकार कितना है। ठीक है, तो उस आकार पर ये चीज निर्भर करेगी कि वो कोलाइडी प्रकृति का हो जाता है या क्रिस्टलॉइड प्रकृति का हो जाता है। अर्थात यहाँ पर अपने कह सकते हैं कि नमक का क्या घोला, कि दोनों जगह नमक है लेकिन नमक को घोला किस में गया, एक बार जल में एक बार किस में, बेंजीन में। तो अपने यहाँ पर क्या परिवर्तित कर दिया, विलायक परिवर्तित कर दिया। तो विलायक परिवर्तित करने से इसका व्यवहार बदल गया। इसी तरह से साबुन का भी अपने क्या किया, विलायक परिवर्तित किया। साबुन को पहले किसमें घोला गया, जल में, और फिर साबुन को किसमें घोल दिया गया, अल्कोहल में। तो यहाँ पर विलायक परिवर्तित करने से यहाँ पर उस पदार्थ के व्यवहार में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। तो अपने कह सकते हैं कि कोलाइड एक पदार्थ न होकर पदार्थ की एक प्रवस्था है जो किस पर निर्भर करती है, कण के आकार के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, तो आधुनिक मतानुसार अपने पास यहाँ पर एक स्पष्ट हो गया कि कोलाइड एक पदार्थ न होकर पदार्थ की क्या होती है, एक प्रवस्था होती है जो किस पर निर्भर करती है, कणों के आकार के ऊपर निर्भर करती है। इस कणों के आकार के आधार पर विलयन को तीन भागों में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन से होंगे, आकार के आधार पर अपने किस भाग में बांटा गया, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। ठीक है, तो कणों के आकार के आधार पर कितने भागों में बांट दिया आपने यहाँ पर, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में बांट दिया गया। इन तीनों में अगर अंतर देखा जाए तो विभिन्न गुणों के आधार पर इनमें अंतर स्पष्ट किए गए हैं। पहला गुण अपने कौन सा दिया, प्रकृति की। इस विलयन की प्रकृति कैसी होती है कि वास्तविक विलयन किस प्रकृति का होता है, समांगी प्रवृत्ति का होता है, समान प्रवस्थाएं होती है इसके अंदर। कोलाइडी किस प्रवृत्ति का होता है, विषमांगी प्रवृत्ति का होता है। निलंबन भी किस प्रवृत्ति का होता है, विषमांगी प्रवृत्ति का विलयन होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है प्रवस्था संख्या, कि वो उसके अंदर उस विलयन बनने के बाद में आपको उसमें कितनी प्रवस्थाएं दिखाई देती है। ठीक है, तो इसमें कितनी प्रवस्थाएं दिखाई देगी, आपको एक प्रवस्था दिखाई देती है, जबकि कोलाइड में कितनी प्रवस्थाएं दिखाई देती है, दो, और निलंबन में भी कितनी प्रवस्थाएं दिखाई देती है, दो। उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि जब नमक को जल में घोल दिया जाता है तो आप नमक और जल को विभेदित नहीं कर सकते। आपको ये नहीं लगेगा कि इस जल के अंदर नमक घुला हुआ है, तो देखकर आप इसकी प्रवस्थाओं को भिन्नता नहीं ला सकते। तो उस समय उसमें कितनी प्रवस्थाएं हो जाती है, एक प्रवस्था आ जाती है। दूसरा उदाहरण अगर अपने निलंबन में देखें कि यदि मिट्टी को पानी में घोला गया है तो वहां पर आपको मिट्टी के कण और पानी दोनों पृथक रूप से दिखाई देते हैं। तो उसमें प्रवस्थाएं कितनी दिखाई दे रही है, दोनों प्रवस्थाएं भिन्न भिन्न रूप से आपको वहां पर दिखाई दे रही है। ठीक है, दूसरी बात अपने पास यहाँ पर आता है कणों का आकार, कि आपने कहा था कि इन तीनों को जो बांटने का आधार था वो क्या था हमारे पास, कणों के आकार के आधार पर यहाँ पर इनको बांटा गया था। तो जो वास्तविक विलयन है उनके कणों का जो आकार है 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच में होता है, जबकि जो कोलाइडी कणों का आकार है 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के मध्य का होगा, या 1 से 1000 nm के कणों का आकार इनका होता है। ठीक है, और निलंबन के जो कणों का आकार 10⁻⁵ से क्या हो जाएगा, छोटा।
ठीक है। अब हमारे पास आती है कणों की दृश्यता, इनको देख सकते हैं नहीं देख सकते। तो वास्तविक विलयन में जैसे अपने नमक को जल में जब घोला गया था तो घुलने के बाद में आप नमक के कणों को नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख सकते। तो हमने कहा था इनकी दृश्यता नहीं है, इनको आप नहीं देख सकते। जबकि अपने कोलाइडी कणों को आंखों से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या देखा जा सकता है, आसानी से देखा जा सकता है। और निलंबन कणों को अपने आंखों से भी देख सकते हैं। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की अगर अपने बात करें तो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव वास्तविक विलयन पर नगण्य होता है, अर्थात नमक के जलीय विलयन को कुछ समय छोड़ने के पश्चात ये नहीं देखने को मिलता कि नमक के कण उस जल में से क्या हो पृथक होकर नीचे बैठ जाएं। तो अपने उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव क्या होता है, नगण्य से रूप में दिखाई देता है। कोलाइड में भी गुरुत्वाकर्षण प्रभाव नगण्य दिखाई देता है, लेकिन निलंबन में गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से वो कण प्रभावित होते हैं, अर्थात अपने मिट्टी को अगर जल में घोला हुआ है तो कुछ समय बाद में जो मिट्टी के कण है वो नीचे बैठना प्रारंभ हो जाते हैं, तो उसके ऊपर अपने को गुरुत्वाकर्षण प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये अपने 5 इसमें मुख्य रूप से अपने अंतर देख ली गई, जिसमें अपने कोलाइड को वास्तविक विलयन, कोलाइड और इनको अपने अलग अलग प्रकार में बांटा गया था। इसके बाद में जो नेक्स्ट इसमें जो गुणों के आधार पर अपने इनमें अंतर कर रहे हैं, अगला अपने गुण लिया गया है अधिशोषण। तो वास्तविक विलयन के जो कणों का जो अधिशोषण बहुत ही कम होता है या नगण्य अपने माना जा सकता है। कोलाइडी कणों में जो अधिशोषण है वो तो उच्च होता है। ठीक है। और निलंबन में भी जो अधिशोषण की प्रक्रिया है वो नगण्य होती है। ठीक है। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन दो तरीके से यहाँ पर दिखाया गया, एक तो साधारण फिल्टर पत्र से अगर अपने इनको फिल्टरित किया जाए तो वास्तविक विलयन को फिल्टरित करने पर उनमें विलेय और विलायक को साधारण फिल्टर पत्र से अपने पृथक नहीं कर सकते हैं। कोलाइडी कणों को भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन निलंबित कणों को अपने साधारण फिल्टर पत्र से फिल्टरित कर सकते हैं, अर्थात उसमें जो विलेय के कण हैं वो फिल्टर पत्र के ऊपर रह जाते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नेक्स्ट जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जैसे अपने यहाँ पर स्टार्टिंग में चैप्टर में अपने कहा था कि जो थॉमस ग्राहम ने प्रयोग किया था जानता झिल्ली को प्रयोग में लेते हुए, तो उसके आधार पर अपने अगर लिया जाए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया जाए तो वास्तविक विलयन जो क्रिस्टलॉइड प्रवृत्ति का था, ठीक है, उसको अपने फिल्टरित नहीं कर सकते, जबकि कोलाइडी कणों को फिल्टरित कर सकते हैं। ठीक है। अपने गोंद का उदाहरण लिया था, जिलेटिन का उदाहरण लिया था, और निलंबन में जब साधारण फिल्टर पत्र से जब फिल्टरित हो रहा है तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से तो वह फिल्टरित होगा ही। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें ब्राउनी गति। ब्राउनी गति जो इसमें अपने टॉपिक चैप्टर में डिटेल से करेंगे। ठीक है। जैसे अगर अपने बताया जाए इसका अर्थ, तो जिग जैग टाइप का जो मूवमेंट होता है, टेढ़ी मेढ़ी जो गति होती है, उसको अपने ब्राउनी गति कहा जाता है। तो वास्तविक विलयन में इस प्रकार के जो विलेय के जो कण हैं उनमें टेढ़ी मेढ़ी गति नहीं पाई जाती है, जबकि कोलाइडी कणों में इस प्रकार के जिग जैग टाइप की मूवमेंट पाई जाती है। निलंबन कणों में भी इस टाइप की जिग जैग टाइप की मूवमेंट नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है ये भी डिटेल में आएगा हमारे पास। टिंडल प्रभाव प्रकाश का प्रकीर्णन, जब कोलाइडी कण प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन कर देते हैं तो उसे अपने टिंडल प्रभाव कहा जाता है। शॉर्ट में अगर अपने को यहाँ पर बता रहा हूँ तो वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, जबकि कोलाइडी विलयन में अपने को टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है। निलंबन में भी अपने को टिंडल प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट जो गुण है जो अपने पास विसरण का लिया गया है, तो विसरण वास्तविक विलयन में जो विसरण की प्रक्रिया वो तीव्र गति से होती है। ठीक है। कोलाइडी कणों में जो विसरण है वो धीमा होता है, और निलंबित कणों में भी जो विसरण है वो बहुत धीमा गति से होता है। ठीक है। अब इसके ऊपर अपने विद्युत क्षेत्र अगर लगाया जाए तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर अपने यहाँ पर देखेंगे कि जो धनायनिक कण है, धनायन कैथोड की ओर और ऋणायन किसकी तरफ गति करते हैं, एनोड की तरफ गति करेंगे। किसमें, वास्तविक विलयन में। जबकि कोलाइडी कणों में जो कण जो गति है वो सभी कणों की विपरीत होगी। ठीक है। वहाँ पर जो कणों की जो गति है वो क्या होगी, विपरीत दिशा में गति करेंगे, जबकि निलंबन में इस प्रकार की गति आपने को देखने को नहीं मिलेगी। तो ये जो विद्युतीय प्रभाव है वो भी अपने यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा, डिटेल से कर लिया जाएगा। अब हमारे पास इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोलाइड की प्रवस्थाएं। कोलाइड की प्रवस्था, जैसे अपने विलयन की बात करते हैं तो विलयन में दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक तो विलेय और दूसरा क्या होता है, विलायक। इसी तरह से कोलाइड में भी दो चीजें हमने ली गई है, पहली चीज है परिक्षिप्त प्रवस्था और दूसरा है परिक्षेपण माध्यम।
परीक्षित प्रवस्था को अपने आंतरिक प्रवस्था भी नाम दिया जा सकता है। ठीक है, परीक्षित प्रवस्था या इसको क्या कहा जा सकता है, आंतरिक प्रवस्था कौन सी होती है, जिस घटक की मात्रा कम होती है। ठीक है, जो घटक क्या होगा, कम मात्रा में होगा, उसे क्या कहा जाएगा, अपने परीक्षित प्रवस्था कहा जाएगा। ठीक है, दूसरा है परिक्षेपण माध्यम, जिसको अपने बाह्य प्रवस्था भी नाम दिया जा सकता है। कौन सा होगा, वह घटक जिसकी मात्रा क्या हो, उच्च हो, उच्च मात्रा वाला जो घटक होगा उसे क्या कहा जाएगा, परिक्षेपण माध्यम कहा जाएगा। इसके अंदर एक उदाहरण के रूप में अपने समझ सकते हैं दोनों चीजों को। उदाहरण हमने लिया कि सिल्वर के जलीय कोलाइड विलयन की अगर अपने बात करें, एग्जांपल क्या लिया हमने, सिल्वर का जलीय कोलाइड। तो दो चीजें हैं इसके अंदर, एक तो सिल्वर है और दूसरा कौन है, जल। तो इन दोनों में से जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो क्या होगा, परिक्षेपण माध्यम, और जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा, परिक्षिप्त प्रवस्था। तो मैं कहता हूं यहां पर सिल्वर कम मात्रा में है, अतः सिल्वर किसका कार्य करेगा, परिक्षिप्त प्रवस्था का कार्य करेगा, और जल की मात्रा ज्यादा है इसलिए वो किसका कार्य करेगा, परिक्षेपण माध्यम का कार्य करेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो परिक्षेपण माध्यम कौन सा है, उस माध्यम के आधार पर अपने इसको अलग अलग नाम दिया जा सकता है। जैसे अपने कहते हैं कि यदि परिक्षेपण माध्यम जल हो, ठीक है, परिक्षेपण माध्यम कौन हो, जल हो, तो उस सोल को अपने क्या नाम दे सकते हैं, हाइड्रोसोल नाम दिया जा सकता है। यदि वो बेंजीन हो परिक्षेपण माध्यम, तो इसको क्या बोला जा सकता है, बेंजोसोल कहा जा सकता है। अगर वह अल्कोहल हो तो इसको क्या नाम दिया जा सकता है, एल्कोसोल कहा जा सकता है। अगर वो वायु हो तो उसको क्या नाम दिया जा सकता है, एरोसोल नाम दिया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास माध्यम क्या है, यदि माध्यम जल है तो उसको क्या नाम दे दिया जाएगा, हाइड्रोसोल। माध्यम अगर अल्कोहल है तो उसको नाम दे दिया जाएगा एल्कोसोल। माध्यम अगर बेंजीन है तो नाम दे दिया जाएगा बेंजोसोल, और माध्यम अगर वायु है तो इसको नाम क्या दे दिया जाएगा, एरोसोल नाम दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर यहाँ पर कोलाइड को अपने विभिन्न नामों से जाना जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो यहाँ तक कोलाइड की प्रवस्था की अपने बात कर ली, कोलाइड के अंदर मुख्यतः दो प्रवस्थाएं पाई जाती है। इसके बाद में अपने क्या करेंगे, जो प्रेक्षित प्रवस्था या प्रक्षेपण माध्यम की जो प्रकृति है उसके आधार पर कोलाइडी तंत्रों को अपने क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास अलग अलग प्रकार का कोलाइडों का वर्गीकरण, इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारे पास जैसे प्रवस्था के माध्य आकर्षण के आधार पर भी इसको बांटा जाएगा। ठीक है, दूसरा कणों के आकार के आधार पर भी इसको बांटा जाएगा। तो विभिन्न रूपों में यहाँ पर कोलाइडों को अपने बांटने का प्रयास करेंगे। तो इसके साथ आपके जो दो टॉपिक इस चैप्टर के जो कंप्लीट हो चुके हैं, इसके आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, और जो नहीं हो रहे हैं वो आप हमसे कंसिडर कर सकते हैं।